चलिए, तो अब हमें स्टार्ट करना है हाइड्रोडायनामिक्स, दैट इज फ्लूइड्स इन मोशन। ओके, चलो 10 पॉइंट क्या आएगा वो 3। हाइड्रो डायनामिक्स, जिसमें मुझे सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना है। हालांकि मैंने इसका हेडिंग ऐसा दे दिया था, फ्लूइड इन मोशन। मैं एक काम करता हूं, इसके आगे एक वर्ड जोड़ता हूं, टर्मिनोलॉजीज। कुछ टर्मिनोलॉजीज रहेंगी, कुछ वर्ड्स रहेंगे जो हमको बार बार यूज में आएंगे, उसका मीनिंग क्या है हमें वो देखना है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स होता क्या है? अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। वो फ्लूइड जो मोशन में है, जो बह रहा है, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। इधर ध्यान दो। अब ऐसा है कि उसमें कुछ चीज़ें, हमारे वर्ड्स आएंगी, हमको वो समझना है। जैसे कि सबसे पहला वर्ड हमारे सामने जो आएगा वो रहेगा पाथ लाइन। पाथ लाइन। नाउ व्हाट इज दिस पाथ लाइन, या फिर जिसे यहां पर स्टेट बोर्ड ने नाम दिया है फ्लो लाइन। ओके, पाथ लाइन या फ्लो लाइन। अब ऐसा है कि देखो भाई, क्या है, मान लो एक नदी बहते हुए जा रही है, नदी बहते हुए जा रही है, उसमें आप एक छोटा सा पत्ता, उसको आप ऐसा गिरा देते हैं और आप देखते हैं कि वो पत्ता फ्लोट होते हुए कैसे जा रहा है। कभी ये रास्ता अपना रहा है, कभी ये रास्ता अपना रहा है, कभी ये रास्ता अपना रहा है, कभी ये रास्ता अपना रहा है। तो जिस रास्ते से वो होते हुए जाएगा, जो वो रास्ता फॉलो करेगा, उसे कहेंगे पाथ लाइन या फिर फ्लो लाइन। एक और एग्जांपल, मान लो ये आपका ट्यूब है, कोई पानी का ट्यूब यानी कि पाइप जिससे पानी का फ्लो होता है। यहां से पानी लगातार फ्लो होते हुए जा रहा है, हम जानते हैं कि यहां से लगातार पानी फ्लो होते हुए जा रहा है ना। मैं उसमें एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर करता हूं, छोटा सा पानी का सिर्फ एक पार्टिकल, पानी का एक ड्रॉप, एक छोटा सा, उसे कंसिडर करता हूं। मैं देखता हूं कि ये ड्रॉप कैसे जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, कैसा रास्ता अपनाते हुए जा रहा है ना। उसका असल रास्ता क्या है, किस रास्ते से वो गया, इसको हम लोग कहेंगे पाथ लाइन, है ना। द रियल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, उसको हम लोग कहेंगे पाथ लाइन या कहेंगे फ्लो लाइन। तो चलो उसको हम लोग लिख लेते हैं। while motion in a fluid the path followed by individual particle is called as flow line, is called as flow line। तो भाई जब फ्लूइड मोशन में होगा तो कोई इंडिविजुअल पार्टिकल जिस रास्ते को फॉलो करते हुए जाएगा उसको हम लोग कहेंगे फ्लो लाइन या फिर पाथ लाइन। ठीक है, अब अगला है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, बाद में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा।
the curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of the velocity of flow at that point is called as stream line. फिर लिखेंगे स्ट्रीम लाइन एंड पैराग्राफ बना के लिखेंगे एंड फ्लो लाइन आर आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। अब ये क्या चीज है? तीन नाम होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो उसमें ये पहले शुरुआत में जब हाइड्रोडायनेमिक्स की स्टडी होती है तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज आती है उसमें। एक आती है फ्लो लाइन, एक आती है स्ट्रीम लाइन और एक आती है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक का है ना, स्ट्रीक लाइन आती है। थैंकफुली आपको सिर्फ दो है ना, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन। बहुत मामूली सी चीज़ है मगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें कि स्ट्रीम लाइन में पाथ लाइन में फ़र्क क्या, क्योंकि डेफिनेशन ही खुद थोड़ी सी देखा जाएगा तो कंफ्यूजिंग है। इसने क्या बोला स्ट्रीम लाइन के? द कर्व, एक ऐसा कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर उस कर्व पे किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाते हो इन द फ्लो, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। और वो जो टेंजेंट है वो कहाँ पर है? डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ द फ्लो के। तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में आपको नजर आएगी ऐसा एग्जैक्ट होगा ऐसा चांसेस कम है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। बोले कैसे? चलो दिखाते हैं आपको कैसे। मैं एकदम बेसिक वाला पहले लेता हूं, जो आसान वाला लूंगा पहले, उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये एक पाइप है, आपने देखा ये पाइप का डायमीटर पहले क्या था? बड़ा था, फिर वो डायमीटर कम हो गया और फिर वो छोटे से डायमीटर में होकर जा रहा है ना। और मैं आपसे पूछूंगा कि भैया यहां पर स्ट्रीम लाइन कैसे बताएंगे अपन, है ना। मैं आपसे पूछता हूं, पानी इधर से एंटर हो रहा और इधर से बाहर निकल रहा, पानी इधर से एंटर हो रहा, इधर से बाहर निकल रहा। मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक पानी की लेयर बताओ वो कैसी जाएगी? आप कहेंगे देखो सर ये यहां से सीधी जाएगी, है ना, फिर यहां से ऐसी जाएगी और फिर उसके बाद से वापस से यूं सीधी जाएगी, है ना। आपने ये अंदाजा लगा लिया, मगर क्या आप 100% श्योर है कि अगर मैं पार्टिकल को छोड़ देता हूं वहां पर तो वो पार्टिकल एग्जैक्ट यही रास्ते को अपनाएगा? अगर पानी का फोर्स अच्छा है, अगर पानी का फोर्स अच्छा है, पानी का फ्लो भी अच्छा है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, अभी आप पढ़ेंगे, है ना। जैसे आप नल खोलते हैं, जैसा मान लो आप नल थोड़ा सा खोलते इधर, तो पानी की मोटी सी हल्की सी धार, ऐसे स्मूथ धार बहती जाती। उठो बाबू, इफ्तार का वक्त हो चुका है। उठ जा, छपका मार गया, चपका मार गया, रात भर तिलावत करते बैठा होगा। जा छपका मार गया, नहीं तो वो पानी से फिर मारूंगा तेरे को। यूं यूं करे सोते बैठा हो। कब सोया था रात को? सहरी के टाइम सोया था? जल्दी सो गया था? सहरी के बाद सोया? फिर क्या को सो रहा? सर तो ते तो हमेशा नाटक है। डॉक्टर को दिखा जरा अच्छे से। तो देखो भाई, हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ जैसा मैं बात कर रहा था नल की,
और उसमें मैंने कहा कि आजकल एक यूट्यूब पे शॉर्ट आता है, उसमें दिखता है कि ऐसा लगता है कि वो बस एक सिंगल कोई पिक्चर है जिसमें बताया गया, ऐसा नल कुछ बताया गया था और उसमें फ्लो आ रहा है पानी का, और ऐसा लगता है कि भैया वो जो है वो एक स्टिल पिक्चर है कहा जाएगा। देखने में लगता है कि वो पानी का फ्लो है, ऐसा नज़र नहीं आता, एकदम स्मूथ नज़र आता है। वो बाद में उंगली डाले बाद पता चलता है कि भाई हाँ ये पानी का फ्लो है, वो कोई तो भी फ्लूइड जो है वो फ्लो होते हुए जा रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो ऐसा जो फ्लो होता है, यानी अगर आप नल को पूरा नहीं खोल रहे, है ना, जैसे आप जाते भाई वजू करने के लिए, आप पूरा नल पानी चालू है, वैसा नहीं, एक स्मूथ फ्लो चालू है, एकदम बारीक नरम जैसा कहा जाए, स्मूथ धार चालू, पानी की धार चालू है इस टाइम में, तो उसको बोलते हैं आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। उसमें एक एक जो लेयर होती है ना पानी की, एडजेसेंट लेयर एकदम ऐसा बाजू बाजू से जाती है बिना मिक्स हुए, और वहीं जब आप पूरा धड़ खोल देते हैं नल को, तो उसमें जो पानी गड़ 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 ऐसा बहते हुए जाता, तो उसमें जो भी पानी आता यूं यूं करके आता पार्टिकल, उसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर लाइन से नहीं आता वो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है ना, कि अब अगर मान लो कि आप कोई एक ऐसी मतलब कोई डिसिप्लिन जगह पे खड़े हो, वहाँ पर आप बराबर लाइन में जा रहे हैं, है ना, एकदम स्मूथली आप लाइन में, जब बाजू वाली एक लाइन है उसकी बाजू वाली लाइन है, बराबर आप बिना मिक्स हुए एकदम लाइन से चले जाते हो। जैसे कोई एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुस रहे हैं, है ना, वहाँ पर कोई कड़क डिसिप्लिन, वहाँ पर एक वो कहा जाए कंडक्टर, तो आप सब लोग लाइन में जाएंगे अदब से, है ना। मुझे याद आ गया एक पहली सिचुएशन, मेरा फर्स्ट डे ऑफ ट्यूशन बायोलॉजी, गावंडे सर थे जब उस टाइम, है ना, पहला हमारा दिन था ट्यूशन का, और उस वक्त ऐसा चल रहा था कि एक्साइटेड सब थे कि स्कूल ख़त्म हुआ, 11th 12th जूनियर कॉलेज स्टार्ट हुआ, सब फुल एक्साइटेड खड़े हुए, सब आड़े टेढ़े रैंडमली खड़े हुए, है ना। बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलेगा जैसे ही वो आपका जो भी मतलब वहाँ पर वो असिस्टेंट था, तो उधर उधर घर के अंदर घुसेंगे। अब उस फिराक में सब लोग यूं लोटम लाठी में बैठे थे। आगे गावंडे सर का तो भाई तुम लोग शायद जानते ही होंगे, है ना। तो उन्होंने सीधा, मैं था पहले पीछे, मेरा यूँ कॉलर पकड़ के पीछे खींचे बोल, अब मतलब कौन है देसी मुंडी छुपा के बाजू से था घुस गया मैं। अरे बोला ये तो सर है करके। फिर जिस दिन सर रहते थे, है ना, सर बड़े अदब से, दरवाज़ा ये है ना, मस्त 2 लाइन बनाकर, एक गर्ल्स एक बॉयज़ की लाइन बना के, इत्मीनान से सुकून से सब लोग एंटर होंगे, बारी बारी से चेयर्स पे बैठेंगे अदब से सब बराबर। जिस दिन वो असिस्टेंट रहता था, सर नहीं रहते थे, भागो रे अंदर। तो वैसे ही, तो अब ऐसा होता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जो जिसमें सब लोग एकदम सुकून से लेयर बाय लेयर एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलली चलते हैं, और एक आने वाला भी आपके सामने का आएगा टर्बुलेंट फ्लो, उसमें सब मिक्स हो जाता है आपस में। जैसा नदी का जो बहाव होता है स्मूथ, है ना, एकदम स्मूथ, एकदम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। अब जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी ऊपर जाता, यूँ जाता, यूँ जाता, यूँ जाता, उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो हम क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पाइप को देखकर क्या अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं रियल में हो रहा कैसा, मैं अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ कि कोई भी पार्टिकल यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से बेंड होगा, फिर यहाँ से जाएगा। मैं अगर ये पार्टिकल के पाथ पे टेंजेंट बनाता हूँ तो वो मुझे क्या दर बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है पार्टिकल की, कि भैया वो इस लाइन से जाएगा, हाँ ये इस लाइन से जाएगा, ये इस लाइन से जाएगा, है ना। मैंने पार्टिकल के यहाँ पर क्या बनाया, टेंजेंट बनाया ना उसके पाथ पर, तो वो ये बता रहा कि पानी इस रास्ते से जाएगा। और बिल्कुल ये वेलोसिटी जो है वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में भी है, वाटर भी ऐसी बहते हुए जा रहा है। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन। हो सकता है पार्टिकल इसको फॉलो कर रहा है, इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, कि ये पाथ को फॉलो करे। कैसे पॉसिबल है, अगर आपने पानी की धार कम रखे हैं किसी पाइप में तो पार्टिकल सुकून से इस तरह से जाएगा, और अगर आपने पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा रखे हैं तो हो सकता है कि पार्टिकल इस तरह से होते हुए जा रहा है ना। तो वो पॉसिबल है। तो जैसे मैंने आखिर में क्या लिखा कि स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन। स्ट्रीम लाइन वो हम जो उम्मीद करते हैं, फ्लो लाइन जो असल में होता है, जैसा हम आपसे उम्मीद करते हैं और आप जो असल में करते हैं। तो स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन आर आइडेंटिकल, वो एक जैसे रहेंगे। कब, अगर आप पानी का फ्लो कैसा है, स्टेडी है। अगर स्टेडी फ्लो एकदम सुकून से, इत्मीनान से, लेयर बाय लेयर ऐसा पानी का फ्लो हो रहा है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो और आपका जो फ्लो लाइन है वो स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन क्या रहेंगे, एग्जैक्ट एक जैसे रहेंगे। और अगर सपोज करो भाई स्टेडी फ्लो नहीं है, अनस्टेडी है,
मतलब रैंडम पानी का बहाव है। तो आप सोच रहे हैं कि पानी का ऐसा लाइन होगा जाने का, ये स्ट्रीम लाइन है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि शायद पानी ऐसा जाएगा, मगर एक्चुअल में पानी का जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। फ़र्क समझ में आया क्या? फ्लो लाइन जो असल रास्ता आप अपना रहे हैं, स्ट्रीम लाइन जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस रास्ते से जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, तो ये होता है स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है दूसरी, वो है फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब, ओके। जैसे कि अगर मैं कहूंगा ये पानी का एक मैंने सेक्शन पकड़ा, मैं एक पार्टिकल देखता हूं, वो देखता हूं पानी का एक ड्रॉप कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो बोले ऐसे जा रहा है, अच्छा इस लाइन से आगे बढ़ रहा है। ये दूसरा ड्रॉप कैसे जा रहा है इधर वाला, तो बोले ये ऐसा जा रहा है। ये तीसरा वाला ड्रॉप कैसे जा रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो आप देखो ये सारे फ्लो लाइन का एक बंडल बन गया। सारे पार्टिकल्स जो मैं लूँगा इस क्रॉस सेक्शन में, सारे के सारे जो पानी के पार्टिकल्स हैं, मैं उनके पाथ लाइन को ट्रेस करूँगा तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा शेप ले लेंगे वो, है ना। तो इसी को कहा जाता है फ्लो ट्यूब। तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं उसकी। एन इमेजिनरी bundle of flow line bounded by imaginary walls is called as flow tube. Fluids in adjacent flow tube do not mix with each other. Fluid with an adjacent flow tube do not mix with each other. एक और एग्जांपल बता सकता हूं। ये नल है और यहां से आप देखते हैं कि पानी जो है इस तरह से नीचे बहते हुए जा रहा है, इस तरह से बहते हुए जा रहा है। देखो ये पानी ने एक कैसा स्ट्रक्चर बना लिया, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। तो वो जो पानी का बहाव होता है ना, उसको कहते हैं फ्लो ट्यूब। अपनी भाषा में उसको बोलते हैं धार। पानी की जो धार होती है उसे हम लोग कहते हैं फ्लो ट्यूब। तो आइंदा से जैसे आपको पानी का फोर्स बढ़ाने का है तो उसको क्या बोलना साइंटिफिकली, फ्लो ट्यूब को इंक्रीज करो, है ना, फ्लो ट्यूब को इंक्रीज करो। तो वो नल को पूरा अच्छे से खोलना, बोले फ्लो ट्यूब क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा फ्लो ट्यूब। चलो ओके, इनफ। अब आता है स्ट्रीम लाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो। The motion of fluid in which adjacent layers of fluid move
smoothly over each other is called as streamline flow. वो सिर्फ स्ट्रीम लाइन था, अब ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। आई होप स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन सबकी हो चुकी है लिखने। इसके राइट साइड में एक थोड़ा सा डायग्राम बनाना है आपको। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अलग अलग लेयर्स है वाटर के, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, मान लो ये ज़मीन की सबसे नीचे की लेयर है और ये ऐसा ऊपर की लेयर है। तो देखो ये सारी की सारी लेयर्स एक के बाजू एक या एक के ऊपर एक स्मूथली आराम से जा रही है बिना आपस में मिक्स हुए, है ना। मान लो कि एक पत्ता मैंने झाड़ का छोटा सा पत्ता मैंने यहां छोड़ दिया, दूसरा पत्ता मैंने यहां छोड़ दिया, है कि नहीं। मैंने दोनों को इस तरह से यहां पर छोड़ दिया नदी के अंदर, और मैं देख रहा हूं वो पत्ते जो है एकदम पैरेलली जा रहे हैं, है ना। उनके रास्ते आपस में मिक्स नहीं हो रहे, एकदम स्मूथली, एकदम आजू बाजू में बिल्कुल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एकदम पैरेलल जा रहे हैं, है ना। जैसे कि परेड करते हुए जो जाते हैं कई सारे जो सोल्जर्स होते हैं, है ना, वो परेड करते हुए जाते हैं एकदम एक लाइन में। तो ऐसा अगर सिचुएशन है, ऐसा अगर फ्लो है, तो हम लोग कहते हैं भैया ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ये क्या है? स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ये समझ में आया क्या? नदी का बहाव है, उसमें आपने एक पत्ता इधर एक पत्ता इधर, है ना, ऐसा रख दिए, तो हम क्या देखते हैं, वो दोनों पत्ते एकदम ऐसा स्ट्रेट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी का फ्लो ही वैसा है, एक के ऊपर एक के साथ। ये पानी का लेयर एक के ऊपर एक वाला भी हो सकता है, आजू बाजू वाला भी हो सकता है ना। तो चलो मान लो कि ये मैं आजू बाजू वाले लेयर पकड़ लेता हूँ। ये सबसे बीच की लेयर है नदी की, और इसके बाजू की, इसकी स्पीड कम होती है। जैसे जैसे आप किनारे पे जाते हैं स्पीड कम होते जाती है, और जैसे जैसे आप बीच में जाते हैं नदी के, पानी की स्पीड बढ़ते चले जाती है। तो मैंने एक पत्ता यहाँ छोड़ा था, एक पत्ता यहाँ छोड़ा, मैंने क्या देख रहा हूँ भैया ये स्मूथली जा रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल भी आपस में इधर उधर टकराए बिना। तो हम कहेंगे ये फ्लो कैसा है? स्ट्रीम लाइन फ्लो है। बोले बहुत अच्छी बात है। इसमें और एक चीज़ ऐड करूंगा मैं, द स्टडी फ्लो ऑफ अ रिवर can be assumed as streamline flow। फिगर यहां पर लिख देना, स्ट्रीमलाइन फ्लो, डायग्राम बना दो। टर्ब्यूलेंट फ्लो। जब भी आप डेफिनेशन लिखें यहां पे, एक तो ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ो डायग्राम के लिए, या फिर राइट साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ो, छोटा सी, ज़्यादा नहीं, है ना। टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो टर्ब्यूलेंट फ्लो क्या है? द फ्लो एट अ वेरी high rate, the flow at a very high rate, such that flow pattern changes continuously, such that the flow pattern changes continuously and can be said not a steady state
is called as turbulent flow, is called as turbulent flow। मान लो पानी की लेयर कभी ऐसी जा रही है, कभी ऐसी जा रही है, तो कभी ऐसी जा रही है, कुछ इस तरह से जा रही है, कभी ये ऐसा जा रही है भाई, घूम रही है, इस तरह से होते हुए जा रही है। इसे हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, है ना। मान लो भैया कि आपको स्विमिंग पूल में तैरना बहुत ज़बरदस्त आ गया, आप बहुत माहिर तैराक हो गए, है ना, एकदम बेहतरीन, बोले भैया मैं तो चैम्पियन, है ना, यहाँ से वहाँ इतनी देर में चले जाता, मैं कितनी भी स्पीड से जा सकता। तो आप स्विमिंग पूल में तैरने में बहुत माहिर हो गए, और आप एक बहती हुई नदी, यानी बहती हुई कैसी बाढ़ आई हुई, है ना, आप सोच रहे हैं कि मैं उस पर ट्राई करूँगा, मैं मस्त उस पर तैरते हुए जाऊँगा, है ना। अब ये गलती करोगे तो आखिरी बार करोगे, क्योंकि उसको करने के लिए, दोबारा करने के लिए आप बचोगे ही नहीं। क्योंकि देखो पानी जो होता है स्विमिंग पूल में, पानी थमा हुआ होता है ना। एक आध बार कोई धीमी रफ्तार से बहती हुई नदी होगी जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा होगा, तो उसमें भी पता नहीं चलेगा तुमको, क्योंकि आप एक लेयर के साथ साथ आगे बढ़ोगे, बस आप अगर ऊपर है तो ऊपर ही जाओगे। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि पानी का बहाव ऊपर नीचे ऐसा होते रहता है। तो मान लो एक ऐसी नदी जिसमें बाढ़ आई हुई है और आप उसमें जंप मारते हो, तो आप पानी के साथ एक पार्टिकल की तरह जाओगे। आप यूं जाओगे, है ना, मान लो यहाँ जा रहे हैं आप, ये वाले इसके साथ जा रहे हैं आप, यहाँ गए, वो पानी आगे जाके अंदर गया, तो आप भी उसके साथ अंदर गए। आप जाना नहीं चाहते थे अंदर, मगर उसने आपको साथ में लेके चला गया। आपने वक्त रहते सांस खींच लिए, बाहर स्टोर कर लिए यहाँ लंग्स में थोड़ी देर के लिए, तो ठीक, मगर वो कब पानी आपको दोबारा अंदर लेके जाएगा वो पता नहीं चलता। तो फिर बाद में होता क्या है कि वो अंदर चला जाता है, कभी कभार अंदर 2-3 बार और घूमता है वो, फिर बाद में बाहर आता है ना। तो भाई ऐसे सिचुएशन में जितना आपने स्टोर कर रखे थे बॉडी में ऑक्सीजन, है ना, उतना देर के लिए नहीं रहता, आप थोड़ा ज़्यादा देर तक के अंदर रह जाते हैं, फिर अल्टीमेटली आपको ओपन करना पड़ता है, फिर वहाँ पर पानी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर घुस जाता है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है उसमें, है ना। तो अब ये जो फ्लो होता है ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। क्या होता है ये? टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें पैटर्न लगातार चेंज होते रहता। तो मैं यहां लिख सकता हूं द फ्लडेड रिवर, एक ऐसा रिवर जिसमें बाढ़ आई हुई हो, और द टैप ओपन इन its full capacity can have turbulent flow। उनके पास टर्ब्यूलेंट फ्लो रह सकता है। आई बात समझ में, है ना। एक ऐसा रिवर जिसमें बाढ़ आई हुई है, या फिर एक ऐसा टैप जो पूरा खुला छोड़ दिया आपने, पूरा फुल कैपेसिटी में ओपन कर दिए। द फ्लडेड रिवर, ऊपर का सेट नॉट अ स्टेडी स्टेट, देखो चेंजेस कैन बी सेट नॉट अ स्टेडी स्टेट, नॉट अ स्टेडी स्टेट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया टर्बुलेंट फ्लो। अब हमारा अगला टाइटल आएगा 10.3.2। वो है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी देखेंगे।
क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी किसे कहा जाता है हम वो देखेंगे। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच द स्टेडी फ्लो turns into turbulent flow is called as critical velocity। एक ऐसी वेलोसिटी जिसे क्रॉस करने के बाद, जैसा मान लो पानी धीमी रफ्तार से बह रहा है, एकदम स्मूथली सारी की सारी लेयर्स एक साथ एडजस्टेंट बह रही है, धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ रहा, फिर एक लेवल आता है जिसमें पानी अब अपना पैटर्न चेंज करने लग जाता, अब वो स्मूथ फ्लो में नहीं है। तो जिस वेलोसिटी के बाद वो पानी अपना पैटर्न चेंज करने लग जाए, यानी आपका जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है वो टर्ब्यूलेंट फ्लो बन जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। बात समझ रहे क्या आप? पहले आ रहा था पानी स्मूथली, है ना, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही, फिर एक स्पीड के बाद पानी ने अपना पैटर्न चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी ने अपना पैटर्न चेंज करना शुरू कर दिया, मतलब हम कहेंगे कि वो टर्बुलेंट फ्लो की तरफ बढ़ चुका है। अब उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है आपके पास डायरेक्ट आया है, वो है Rn इंटू ईटा अपॉन रो डी, Rn इंटू ईटा अपॉन रो डी। अब यहां पर Rn क्या है? यह है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, ओके। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऑफ कोर्स ये चीजें आपको अभी मालूम नहीं है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी। डी क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब, ट्यूब का डायमीटर, यानी पाइप अगर होगा, किसी पाइप में बहाव हो रहा होगा तो उसका डायमीटर, नदी के बहाव के लिए उसकी चौड़ाई मानी जाएगी, उसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ ट्यूब। ये थोड़े से टर्मिनोलॉजीज रहेंगे जो तुमको डायरेक्ट आया हुआ है। इसका प्रूफ तुम्हारे लिए अभी नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा आपको। क्रिटिकल वेलोसिटी का याद रखें फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डी बोले तो डायमीटर ऑफ ट्यूब। इधर का हो चुका है टर्बुलेंट फ्लो का। Reynolds number, a pure number which indicates type of flow of fluid is called as रेनॉल्ड्स नंबर। एक ऐसा प्योर नंबर, सिर्फ एक नंबर है दिया हुआ, है ना, वो नंबर पे डिसाइड होता है कि अगर यहाँ पर टर्ब्यूलेंस है तो किस लेवल का है, अगर ये फ्लो स्मूथ है तो ये किस लेवल का है ना, उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि किसी फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से नीचे है, 1000 से नीचे है, तो उसे आपका स्मूथ या स्टेडी फ्लो माना जाता है। तो मैं बोलता हूं कि अगर मान लो
मेरा रेनॉल्ड्स नंबर इसी फ्लो में मैं देख रहा हूँ कि वो 1000 से नीचे है, तो हम कहते हैं कि वो है स्टेडी फ्लो। ठीक है। अगर किसी रेनॉल्ड नंबर को हम देखते हैं कि वो 1000 से ज़्यादा है मगर 2000 से कम है, 1000 से ज़्यादा है और 2000 से कम है, तो हम कहते हैं कि ये अनस्टेडी फ्लो में जा चुका है। ना ये स्टेडी है ना ये टर्ब्यूलेंट है, अभी ये अनस्टेडी है। और कहीं किसी फ्लूइड का रेनॉल्ड्स नंबर आपका 2000 से बड़ा आ जाए तो हम कहते हैं कि अब वो बन चुका है टर्ब्यूलेंट फ्लो। डायरेक्ट ये एमसीक्यूज तुमको आ सकते हैं, जैसे इस साल ही आया था, शायद बोर्ड में आया था, बोर्ड में ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं कि भाई टर्बुलेंट फ्लो है, बताओ रेनॉल्ड नंबर क्या रहेगा। अनस्टेडी फ्लो है, बताओ रेनॉल्ड नंबर क्या रहेगा। या फिर रेनॉल्ड नंबर ये है, बताओ 998 रेनॉल्ड नंबर है, बताओ क्या कौन से टाइप का फ्लो है, स्टेडी है, अनस्टेडी है, टर्बुलेंट है। जैसे हम बात कर रहे थे स्टेडी से टर्बुलेंट पे जाने। स्टेडी में क्या होता है, सारे पैटर्न स्मूथ चलते हैं, है ना। टर्बुलेंट में क्या होता है, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। मगर स्टेडी से टर्बुलेंट एकदम से नहीं होता, आया एकदम से हो गया, ऐसा नहीं है ना। बीच में एक और स्टेज आती है अनस्टेडी, मतलब स्मूथ था फिर कहीं कहीं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा रास्ते से अपने बहकेगा, तो उसको कहते हैं अनस्टेडी। फिर थोड़ा सा और लेवल क्रॉस होने के बाद ये लेवल इतनी बढ़ जाती है कि पूरा मिक्स होते रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो डायरेक्ट याद रखें, आप स्टेडी फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो पे डायरेक्ट नहीं पहुंचते, है ना। पहले आप जाते हैं कहाँ पर, अनस्टेडी स्टेट में, फिर जाते हैं टर्बुलेंट फ्लो में, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि भैया नदी का बहाव हो रहा है और इसका रेनॉल्ड नंबर 998 है, 958, तो मैं क्या बोलूँगा, स्टेडी फ्लो है, मगर बहुत जल्दी वो कहाँ जाने वाला है, अनस्टेडी स्टेट में जाने वाला है। अब अगर मैं बोलूँगा अब रेनॉल्ड नंबर है 1100, आप क्या बोलेंगे, अनस्टेडी स्टेट में है मगर अभी खतरे की घंटी से बाहर है ना। अभी टर्बुलेंस आया नहीं, अभी बाढ़ आई नहीं, मगर अनस्टेडी आ चुका है पैटर्न। मैं बोलता हूँ भैया अभी रेनॉल्ड नंबर 1900 है, अनस्टेडी है अभी भी और टर्बुलेंट के करीब आ चुका है, अब खतरे की घंटी बढ़ गई। आप अलार्म बजा दोगे, अगर ये नदी में हो रहा है किसी जगह पे, आसपास के लोगों के लिए आप अलार्म बजाना चालू कर दिए। गांव में आपने देखा होगा, बालापुर में हमारे, है ना, जब भी ऐसा होता है, डैम खुलने वाला होता है, एक भोंगा बजता है, वॉं करके ऐसा बजता है, क्योंकि वो एक वार्निंग देते हैं भाई लोगों को। बोला गया है कि पहले तो बोला गया है कि भाई आप नदी से दूर घर बसाओ, मगर लोग अपने सुनते नहीं हैं, वो बसाते जहाँ मिली जगह बसाते हैं, नदी के करीब, यहाँ वो नदी, यहाँ पर तुम थोड़ी देर के बाद बाढ़ आ गई तो गए तुम भी, है ना, ज़बरदस्ती बसाते। अब हुआ क्या कि भाई सिचुएशन, कई बार ये वार्निंग देते हैं कि भैया हम गेट खोल रहे हैं, है ना, यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, तो भाई तुम क्या करो, वहाँ से हट जाओ, है ना। जो समझदार होता है वहाँ से हट जाता है, वो बच जाता है, जो अगव होता है वो बह जाता है, अल्लाह बचाए। तो अब ऐसा है कि देखो भाई यह है, ये आपको डिग्री बताता है कि भैया ये नंबर्स आपको डिग्रीज बता रहे, हद बता रहे कि किस हद तक टर्बुलेंस है। मैंने कहा कि भैया अब नंबर है 2010, मतलब क्या हुआ, टर्बुलेंस हो चुका है, तुम फंसोगे तो बुरा मरोगे, है ना। अगर मैंने बोला 2500, अरे मेरे बाप बहुत डेंजर हो गया, वहाँ पर झाड़ भी अगर कोई रास्ते से आएगा तो उखड़ जाएगा, है कि नहीं। अगर अपन ने बोले भैया 3000, अरे तो सुनामी आ गई ऐसा लग रहा है कि नहीं। तो ये नंबर्स क्या है, आपको कैटेगरी बता, भाई स्टडी है किस हद तक के है, टर्बुलेंस है तो किस हद तक के है, ये नंबर्स आपको सिग्निफाई करते हैं। आई गया बात समझ में। फिर बताओ 1000 से नीचे रहा तो कौन सा फ्लो, 1000 से 2000 के बीच अनस्टेडी, और 2000 के ऊपर टर्बुलेंट फ्लो, है ना। तो कौन से नंबर में आप जाओगे पानी में, 1000 से नीचे। 1000 क्रॉस हुआ तो करना नहीं तमाशे, चांसेस है शायद बच जाओगे, और 2000 के ऊपर अगर रेनॉल्ड नंबर रहा और तुमने उसके अंदर छलांग मारे तो अल्लाह हाफिज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ना करे, अल्लाह बचाए सबको, है ना। बिल्कुल नहीं जाना ऐसी सिचुएशन में। आया समझ में, ठीक है। अब दानियल बोलेगा, मैं तो 4000 में भी जाता,
बोला 4000 बोला देगा। नंबर नहीं बोला था। चलो ओके हो गया इनफ। अगला क्या हो गया 10.3.3 दैट इज विस्कोसिटी। that is viscosity। The property of any fluid by virtue of which the relative motion between different layers of a fluid experience a dragging force is called as viscosity। ड्रैग करना मतलब क्या होता है? खींचना। ओके, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर किसी फ्लूइड का गाढ़ापन या जिसको चिकटपन जिसको हम लोग कहेंगे, है ना, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा समझने के लिए थोड़ा उसको आप ऐसा समझो कि देखो यहां पर 5 दोस्त है ना, सब अपने हाथों में हाथ, है ना, बोले अपन सब मिलकर क्या करेंगे, रेस करेंगे, भागेंगे एक साथ। जो सेंटर वाला है वो थोड़ा सा एथलीट टाइप का है ना, उसको रन करने की लगातार आदत है, एक्टिव, फिट, फाइन, जैसे कि हैमर है कि। तो भैया यहां पर एकदम फास्ट रनर है यहां पे, और दोनों बाजू में थोड़े से मॉडरेट रनर है, और आखिर में एकदम स्लो रनर्स है ना। अब उनकी शर्तें हाथों में हाथ रहेगा, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं अपन, है ना, बिल्कुल एक साथ भागेंगे अपन। अब होगा क्या सिचुएशन जब सबके सब पांचों के पांच एक साथ बाहर निकलेंगे, आपको मालूम है सीन क्या रहेगा। फास्ट रनर सबसे आगे, मॉडरेट रनर्स कुछ यहां पर, और स्लो रनर्स आप देखेंगे यहां पर कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे, है ना इधर। अब तुमको क्या लगता, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि स्लो रनर्स को ऐसा लगेगा कि ये मॉडरेट रनर मुझे आगे की तरफ खींच रहा, या फास्ट रनर को ऐसा लगेगा कि ये मॉडरेट रनर मुझे क्या कर रहा, पीछे की तरफ खींच रहा, भाग रहा तो वो भी, मगर ऐसा लग रहा है कि ये पीछे की तरफ उसको खींच रहा है, वो उसको स्लो करने की साजिश कर रहा है। और सबसे स्लो रनर जो एकदम मोटा माटा जो कहा जाएंगे एकदम, उसके मत देख, मैं नहीं वो देखा है, मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो एकदम जो स्लो रनर रहेगा, है ना भैया, उसको मतलब क्या कर, ये मॉडरेट रनर को क्या लगेगा, ये मुझे और स्लो करने की साजिश कर रहा है, जरूर इसके मन में कोई चाल है ना। तो भैया अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको ड्रैगिंग फोर्स लगा इनके वजह से, इसको ड्रैगिंग फोर्स लगा स्लो रनर की वजह से। वैसे ही पानी का बहाव का होता है मामला। क्या होता है, अगर ये नदी होती है, नदी, तो ऐसा है कि जो बीच वाला लेयर होता है पानी का, वो सबसे फास्ट भागता है, वेलोसिटी v से। बीच वाला लेयर जो होगा पानी का, वो सबसे ज्यादा स्पीड से जाएगा, है ना। मगर जो आप देखेंगे सबसे किनारे वाला जो पानी की लेयर होती है,
इसका स्पीड क्या होता है, उससे स्लो होता है। उसके बाद वाली लेयर जो होती है थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है, उसके बाद वाली लेयर होती है उसकी स्पीड और थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी बाद वाली लेयर होती है जो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा होती है। इसी तरह से यहां पर भी है ना, हमने क्या देखा, बीच की जो लेयर है पानी की, है ना, बीच की जो लाइन है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। और क्योंकि ये पानी किसके साथ चल रहा, लगते हुए किनारे के साथ। किनारा फ्लो में है क्या, ज़मीन तो अपनी जगह पर स्टडी है ना, तो जब ये पानी की लेयर लगातार ये किनारे से टकराते हुए जाएगी, घसते हुए जाएगी, तो वहाँ फ्रिक्शन होगा ना, है कि नहीं। और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी स्पीड को स्लो करेगा, है ना। तो ये स्टडी होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा, इसकी स्पीड को भी स्लो करेगा, ये क्या करेगा, उसकी भी स्पीड को स्लो करेगा, खींचेगा। हर लेयर क्या कर रही है, उसके बाजू वाली लेयर को क्या कर रहा है, पीछे की तरफ खींच रही है। तो बीच वाली लेयर सबसे ज़्यादा स्पीड में आगे जा रही है और उसके बाजू वाली लेयर सब कम स्पीड कम होते जा रही है। और इसको लगेगा जैसे ये वाली लेयर मुझे क्या कर रही है, पीछे की तरफ खींच रही है। ये वाली लेयर क्या कर रही है, मुझे पीछे की तरफ खींच रही है। ये वाली लेयर मुझे क्या कर रही है, पीछे की तरफ ड्रैगिंग फोर्स लगा रही है। ये वाली लेयर मुझे क्या कर रही है, इसको क्या लगेगा, ड्रैगिंग फोर्स लगा रही है। तो ये जो किसी फ्लूइड में ये जो आपको ड्रैगिंग फोर्स फील होता है उसको कहते हैं विस्कोसिटी। बोले ऐसे कैसे, अरे सिंपल सी बात है, एक आप सीधा साधा एक वो लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, अपने बॉटल, मान लो एक सीधी सादी बॉटल है यहाँ पे, उसके अंदर पानी है इस तरह से भरा हुआ है ना, और मैं उस बॉटल को ऐसा उंडेल देता हूँ, ऐसा उल्टा देता हूँ, तो आप देखें धड़ 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 पानी उसमें से नीचे गिर जाएगा, है ना। और वहीं मैं कहूँगा कि अब मैंने क्या किया, उस बॉटल के अंदर केचप या टोमेटो सॉस या फिर चलो सबसे अच्छा रहता है शहद, है ना। शहद को अगर आप डाल देंगे, यानी हनी, तो अगर आप शहद को उसमें डाल देंगे तो आप क्या नोटिस करते हैं कि भैया अब वो स्लोली स्लोली आ रहा है कि नहीं। टोमेटो सॉस डाल लेंगे, टोमेटो सॉस तो चलो ठीक है, वो भी आजकल पतले हो गए। एक ज़माना था जब हमारे जब यंग एज में जब जो किसान का टोमेटो केचप जो था उसका एक बहुत प्रॉब्लम ये था कि वो आता नहीं था, जल्दी जम जाता था अंदर, उसको ऐसा झटक झटक के लाना पड़ता था, है ना। तो भाई यहाँ तक कि आगे जाके फिर मैगी करके जो कंपनी है उसने टोमेटो केचप उसने अपने निकाली और बाकायदा उसने उसको रोस्ट करी कि हमारे इसमें जो सॉस है वो इजीली बाहर आ जाता है, ऐसा बार बार इंतज़ार नहीं करना बैठता उसके अंदर। तो भाई वही है कि विस्कोसिटी हो क्या रहा है, आपके शहद में क्या हो रहा है कि बीच वाली लेयर ज़्यादा स्पीड से निकल जाती है मगर बाकी की लेयर धीरे धीरे आती है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेयर्स के बीच में जो ड्रैगिंग फोर्स है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है। मगर पानी का मामला ऐसा नहीं है, ऑयल का मामला वैसा नहीं है, उनकी भी लेयर्स आपस में एडजेसेंट फोर्स लगाती है, ऐसा नहीं कि उनमें फोर्सेस नहीं होते, उनमें भी ड्रैगिंग फोर्स लगता है मगर उसका ड्रैगिंग फोर्स कैसा होता है, कम होता है। उसकी लेयर्स एक दूसरे को इतना पीछे नहीं खींचती, वो साथ में मिलकर आगे बढ़ती है, टांगा खींचने के काम नहीं करते वो लोग, है ना। तो आया समझ में। तो जिसके अंदर ड्रैगिंग फोर्स, जिस लिक्विड की लेयर्स में ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। जिन लिक्विड फ्लूइड की लेयर्स में ड्रैगिंग फोर्स कम, उसकी विस्कोसिटी क्या आएगी, कम। जैसे मैं बोलूँगा हनी का ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा है यानी इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो केचप की ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा है, ऑयल का ड्रैगिंग फोर्स कम है यानी विस्कोसिटी कम है, आपका पानी का ड्रैगिंग फोर्स यानी विस्कोसिटी क्या है, कम है। तो ये आया समझ में आपको, द वर्ड कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। 15 मिनट हो जाएगा टॉपिक। ग्रेडियंट वर्ड याद आएगा किसी को कुछ? हाँ, क्या होता है ग्रेडियंट वर्ड, कब यूज करते हैं? चलो विस्कोसिटी देखिए आपने, अब देख रहे हैं आप वेलोसिटी ग्रेडियंट। डिफाइन उसको ऐसा किया गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
with distance, the rate of change of velocity with distance measured, ऐसे ज़रूरी तो नहीं है measured from a state, ये बोर्ड के हिसाब से लिखा हो तो आया उसमें measured from a stationary layer, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेशनरी लेयर से होना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग है, मगर बोर्ड का है तो लिख रहा हूँ मैं, इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप एक पानी की स्टेशनरी लेयर है यहाँ पे, आपने कोई भी रैंडमली एक लेयर पकड़ा, आपने कहा कि ये लेयर की वेलोसिटी क्या है, v है, और ये स्टेशनरी लेयर से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो समझ में नहीं आ रहा ये x डिस्टेंस पे है, ये x माइनस डी एक्स है, x माइनस डी एक्स, और इसको और ऊपर ले लेता हूँ मैं x प्लस डी एक्स। ठीक है, ये कितनी लेयर पे डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पे है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। मैंने उसकी एग्जैक्ट ऊपर की लेयर पकड़ा, dx डिस्टेंस में ऊपर गया, कितना डिस्टेंस गया ऊपर, dx। तो भले यह x था तो तुम dx डिस्टेंस ऊपर गए, तो अब डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया होगा, x प्लस डी एक्स। ये समझा ना, ये x डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, और तुम कितना ऊपर गए, dx। तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस डी एक्स। तो मैंने देखा कि मैं dx डिस्टेंस जब ऊपर जाता हूँ तो वेलोसिटी मुझे बढ़ती हुई मिली, वेलोसिटी बढ़ गई थी। कितने से बढ़ी थी, dv से। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, पहले वेलोसिटी कितनी थी, v, अब कितनी हो गई, v प्लस dv। कितने से बढ़ गई, dv से बढ़ गई। वैसे ही आप नीचे आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, आप कितना नीचे आए, dx डिस्टेंस आप नीचे आए, तो मैं देखा वेलोसिटी कम हो गई। कितने से, सेम अमाउंट से, जितने से बढ़ी थी उतने से कम होगी, और आप उतने ही डिस्टेंस नीचे आए जितना ऊपर गए थे। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, तो फिर x माइनस डी एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब जब मैं dx डिस्टेंस आगे जा रहा हूँ, जब जब मैं dx डिस्टेंस आगे जा रहा हूँ, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब जब 2 मीटर आगे जा रहा हूँ, मान लो मेरा एक कदम, एग्जाम्पल के तौर पे है नहीं मगर इमेजिन कर लो, मेरा एक एक कदम 2 मीटर का, 1 मीटर इतना बड़ा होता है क्योंकि, है ना। तो इमेजिन कर लो कि मेरा एक एक कदम 2 मीटर का है। मैं पहले कहाँ खड़ा हूँ, मैं एकदम रिवर के बैंक पे खड़ा हूँ, है ना, ए भाई इधर जाने दे, नदी के किनारे पे खड़ा हूँ मैं अंदर कदम डालता हूँ 2 मीटर। मैंने देखा पानी की स्पीड क्या है, आप बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर अंदर चला गया, पानी की स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर अंदर चला गया, पानी की स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ हर 2 मीटर के साथ कितने से बढ़ रही, 10 से बढ़ रही। तो मैं पूछूंगा मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बोले कितना बढ़ रहे थे, 10 से बढ़ रही थी, कितने मीटर पे, 2। तो आप लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, यानी 5 पर सेकेंड लिखना पड़ेगा आपको, 5 पर सेकेंड, है ना, 5 पर सेकेंड। ये आपकी क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट ये वर्ड पहली बार नहीं आया, और एक ही बार नहीं आया, कई बार आएगा आपको सामने। आप अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़े, आप आगे एनर्जी ग्रेडियंट पढ़ेंगे, आप आगे फोर्स ग्रेडियंट पढ़ेंगे, ये ग्रेडियंट वर्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पढ़ेंगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है
कोई भी चीज़ में बदलाव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि आप एक इतना डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं, 1-1 मीटर आगे बढ़े तो इस चीज़ में बदलाव कितने का आया। अब मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, नदी के सेंटर में जा रहा हूँ। जब मैं 1-1 मीटर आगे बढ़ रहा हूँ तो पानी की रफ्तार में कितने का बदलाव आ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट को आप ऐसा लिखेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू dv बाय dx। इसका SI यूनिट जो देखा जाएगा वो रहेगा मीटर, सही नॉट मीटर, सेकेंड इनवर्स। देखो वेलोसिटी का क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। dv क्या, चेंज इन वेलोसिटी है ना, इसका यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कवर्ड है, उसका क्या होता है मीटर। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसल, 1/सेकेंड रह जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं सेकेंड इनवर्स। अच्छा, डायमेंशन क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा सिंपल t-1। याद है किसके डायमेंशन के बराबर हो जा रहा हो, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर हो रहा, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। ये हो चुका ना लेफ्ट का। एक साइंटिस्ट का नाम आने वाला है अभी, बोलो वो साइंटिस्ट कौन होगा, बोलो 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 वो कौन होगा। अरे भाई यहां पर भी तुम अगर सिर्फ न्यूटन्स लॉ बोलोगे ना तो कितने लॉ है न्यूटन के, तो है ना, न्यूटन का तकरीबन हर 2-3 चैप्टर के अंदर नाम आ ही रहा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तुमको रे ऑप्टिक्स चैप्टर में भी मिल जाएगा उनका नाम, वेव्स चैप्टर में भी नाम मिल जाएगा, है ना, हर जगह तकरीबन नाम है उनका। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हीट थर्मल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाँ उसमें शायद से नहीं, रेडिएशन ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वहाँ पर भी मिल जाएगा। कितनी जगह न्यूटन्स लॉ है। अब आए मल्टी टैलेंटेड, इसीलिए उसको फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता। चलो हो गया। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहते हैं, फॉर अ स्टेडी फ्लो द विस्कस फोर्स, फॉर अ स्टेडी फ्लो द विस्कस फोर्स, जिसको मैं इस तरह से दूंगा स्मॉल f से, एक्टिंग ऑन एनी लेयर is directly proportional to area of that layer, and velocity gradient, यानी कि आपका विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ दैट लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट को। यानी कि जितना ज़्यादा लेयर का एरिया बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, उसमें विस्कस फोर्स रहेगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि भैया जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स रहेगा। इस पे से मुझे एक बात याद आई, दलदल की। दलदल मालूम है ना, अगर दलदल में आप गलती से फंस जाते हो, है ना, आप इत्मीनान से खड़े रहो, आप धीरे धीरे अंदर जाओगे। मगर आप ज़्यादा हिल डुल करोगे, अगर वेलोसिटी आप आपकी बॉडी की बढ़ा दोगे तो वो और तुमको जकड़ लेगा स्पीड से,
और तेज़ी से अंदर खींचेगा, विस्कस फोर्स और लगाएगा वो, है ना। तो वही बात हो रही है कि अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी से चेंज करने की कोशिश करते हो तो विस्कस फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे क्या कहा गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा गया ईटा को, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इधर का हो गया ना। अब इसी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन हम देखेंगे। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी असल में है क्या, ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है। The viscous force acting on any body per unit area per unit velocity gradient is called as coefficient of viscosity। बोले ये कैसे आया, अरे बहुत आसान है, इसी पर से मैं कहूँगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला बनाइए। तो आप कहेंगे अरे वो तो आसान है, विस्कस फोर्स अपॉन एरिया इंटू dV बाई dx आएगा, है ना। विस्कस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन dV बाई dx। मान लो आपका एरिया ऑफ लेयर इज 1 मीटर स्क्वायर, जिस पर विस्कस फोर्स लग रहा है उस लेयर का एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। और साथ ही साथ उसकी जो वेलोसिटी है 1 मीटर के साथ 1 मीटर पर सेकेंड से चेंज होती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी भी 1 है और डिस्टेंस भी क्या है, 1 है। मतलब क्या, मैं 1 मीटर आगे गया तो पहले स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर आगे गया अब कितनी है, 11 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 11 मीटर पर सेकेंड। कितने से चेंज हुई वेलोसिटी, 1 से। पहले कितनी थी, 10 थी, 1 मीटर आगे गया कितनी हो गई, 11। वेलोसिटी कितने से चेंज हुई, 1 से। कितना कदम आगे गया, 1 मीटर, यानी dV बाई dx की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड इनवर्स, है ना। तो भैया अगर ये वैल्यू सब के सब मैंने 1 डाल दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F के बराबर। तो बोले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी असल में बताता है विस्कस फोर्स किसी बॉडी पर, है ना, जिसका एरिया इतना हो और जिसका वेलोसिटी ग्रेडियंट इतना हो, और ये वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल बदलती है ना। शहद की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, ऑयल की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कम है, पानी की भी कम है। इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। अब सवाल उठा सबसे इंपॉर्टेंट, इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा इसका। चलो इस पे से बनाओ तो क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, है ना। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। dV बाई dx यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है, अभी लिखा था मैंने कहीं तो भी हो गया, पीछे चले गया ना, सेकेंड इनवर्स, है ना।
सेकेंड इनवर्स होता है, ये सेकेंड इनवर्स को ऊपर लेके जा सकता हूं मैं, है ना। तो क्या आ गया ये, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया ये, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब कौन मुझे इसका डायमेंशन बना के दिखाएगा? कौन बना के दिखाएगा मुझे डायमेंशन? देखते कौन बना के दिखा सकता है डायमेंशन। चलो दिया मैं तुमको 1 मिनट, फॉर्मूले को लो या यूनिट को लो, डायमेंशन बना के दिखाओ। कितना बताया आपने? m1 l-1 t-1, बस इतना। चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा? m1 l1 t-2। फिर सेकंड, इसका डायमेंशन क्या होगा? t1। एरिया का, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? l2। देखो ये -2 + 1 कैंसिल होके क्या हो जाएगा? -1, और L1 और -L2 करेंगे तो L-। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। आपका डायमेंशन आएगा m1 l-1 t-1। ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना ये m1 l-1 t-1। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। अगली चीज़ें अपन देखेंगे कल। स्टोक्स लॉ बचा, फिर से न्यूमेरिकल्स बचे, फिर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, कल आ रहे क्या?